अपनी बात समाप्त करूंगा और आपकी जो मैंने बातें सुनी हैं वो मैं सदन के पटल पर कुछ बातों को रखा है और भविष्य में अवसर मिलेगा तो हम लोग इसको रखेंगे। न्यू एजुकेशन पॉलिसी में सुबोध जी ने कहा, उसमें एक पॉइंट मैं ऐड नहीं कर रहा हूं, छूट गया है, उसको मैं आप लोगों में शेयर कर रहा हूं। उसमें एक पॉइंट है प्रोफेसर इन प्रैक्टिस। कभी आप लोग गौर नहीं किए होंगे कि ये कौन प्रोफेसर होंगे। निश्चित तौर पर संघ के और जो आपको टीवी चैनलों पे दिखते हैं, जो क्या बोलते हैं धर्माचार्य, रूबिका जर्नलिज्म पढ़ाएगी, तो ऐसे धर्माचार्य जो लोग होते हैं उनको भी माना जाएगा प्रोफेसर इन प्रैक्टिस और उनको आपको यूनिवर्सिटी में सीधे प्रोफेसर बना करके भेज दिया जाएगा। एक जो विभाजन है संसाधनों को लेकर के, वो एक महत्वपूर्ण सवाल है। संसाधनों के विभाजन को हम एक उदाहरण के जरिए मैं कहूं तो जो केंद्रीय बजट है उच्च शिक्षा में जो ही है, बहुत थोड़ा सा है, हम उसे बहुत नाखुश हैं, लेकिन वह भी किसको जा रहा है? अगर हम इतनी बड़ी आबादी 140 करोड़ पढ़ाने के लिए 40-45 सेंट्रल यूनिवर्सिटी शायद होनी चाहिए, 50 के आसपास 750 में, वह 90% बजट केंद्र सरकार का जो बहुत मामूली है, उसमें मामूली बजट में से 90% सिल्टन यूनिवर्सिटी को जा रहा है और राज्य विश्वविद्यालयों को 10% जा रहा है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये बात हमेशा गौर करिएगा, इसका क्या एक असर होगा, क्योंकि मैं एक पॉलिटिकल सिस्टम से आता हूं। विभाजन कई स्तर पे हैं। जो राजनीति को अपने मुट्ठी में रखना चाहते हैं, हमारे ही हथियार को हमारे ही खिलाफ इस्तेमाल करेंगे, इस बात को याद रखिएगा। एक और बात मैं कह रहा हूं, हमारे समाज में जो जड़ता है उसको तोड़ना होगा। हमारे एक फ्यूडल सोसाइटी का रिप्लेसमेंट रेप्लिका नहीं हो सकता, इस बात को हमेशा याद रखिएगा। एक फ्यूडल सोसाइटी के बदले एक और फ्यूडल सोसाइटी बने या रेप्लिकेट अगर करने का कोशिश करेंगे तो हम एक डेमोक्रेटिक स्टेट में हैं, हम रिप्लेस कर दिए जाएंगे। इसलिए मैं कह रहा हूं, आरक्षण के कई हमारे विद्वानों ने कई श्रृंखलाएं चलाई, काका कालेकर, शिव प्रसाद चौरसिया या मुंगेरी लाल और बीपी मंडल जी, और भी शायद हो सकते हैं कुछ रिपोर्टों, 4 प्रमुख रिपोर्टों को हमने देखा है। और हमारे जो आदरणीय उत्तर भारत के जो सबसे बड़े नेता कर्पूरी ठाकुर जी, जिन्होंने उत्तर भारत में आरक्षण प्रणाली को लगाया, जो सबसे ज्यादा साइंटिफिक था इस देश के भीतर, क्योंकि इस दक्षिण भारत में उससे पहले हो चुका था। जब हम लोग इनकी चर्चा नहीं कर रहे थे तब तक वहां दक्षिण भारत लगभग बढ़ चुका था। और हम लोगों का जो बिहार जो मॉडल था, जिसको हम लोग बाद में कर्पूरी ठाकुर फार्मूला भी बोलते हैं, वो आना चाहिए ऊपर। क्योंकि अगर हम तेजी से सुधार की तरफ नहीं बढ़ेंगे अपने मॉडल में, तो हमारे भीतर ही एक वंचित वर्ग पैदा होगा, जो पैदा हो रहा है, हो रहा है, जिसके भीतर पीड़ा बढ़ रहा है कि मेरा भी वोट इस लोकतंत्र में हम सरकार बनवाने के लिए दिए थे, हमारी भी हिस्सेदारी जितना जल्दी हो सके। देखिए क्या, इसलिए मैं कह रहा हूं कि 98% को तो नहीं मिल रहा है सरकार की नौकरी। हमारी जो मैक्सिमम दुनिया भर में जो सरकारें हैं, जो सबसे एडवांस स्टेट है, वहां भी 2% ही सरकारी जॉब है। 98 तो निजी क्षेत्र में या अपने स्वयं की क्षमता से हम काम करते हैं, जैसे कृषक वर्ग हुआ, कृषि क्षेत्र में लगे हुए मजदूर हुए, या फिर उद्योग में लगे हुए मजदूर हुए। एक मेजॉरिटी जो हम 70-80% जो आबादी है इसमें लगा हुआ है, वह भी न्याय की उम्मीद में अभी
खड़ा है, क्योंकि उसको ना सरकार की नौकरी में मिला, ना उसको उद्योगों से कोई फायदा मिला, या जो भी जो हमारा हम एक प्रिविलेज क्लास जिसको बोलते हैं, वो सरकारी प्राइवेट जो मिला दीजिए सबको मैं प्रिविलेज क्लास अगर मान लूं, तो उसमें उसकी भूमिका है नहीं। तो हमारा जो एग्रेरियन सिस्टम है, जो हमारे जो किसानों का, इसलिए मैंने चर्चा किया कि सातिर लोग दुनिया को चला रहे हैं। लोग सातिर लोग, अगर आप बड़े तेज आदमी होंगे तो आपको उसमें मिला लेगा, मतलब आपको भी प्रिविलेज क्लास डिक्लेयर कर देगा। सिंपल बात है, उसमें कौन बड़ा काम करना है। आप चालाक है तो आप भी इसी में हो जाइए और हमारे आइडियाज को आगे बढ़ाइए। हम अगर 3000 साल ज्यादा नहीं, इतिहास जो लिखित इतिहास हम भगवान बुद्ध से लेकर चलते हैं, हम भी इतिहास के छात्र हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के, उससे पहले का अगर हम इतिहास को न लें तो सामाजिक न्याय के पुरोधा पहला थे भगवान बुद्ध, इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए। उन्होंने एग्रेरियन कम्युनिटी और जो व्यवसाय में लगे हुए लोगों के हितों की एक मुखर आवाज थे। भारत अपने ही धर्म के सुधारवादी आंदोलनों से कोई अलग वैकल्पिक धर्म नहीं था। हम लोग बाद में अगर देखें तो मध्यकाल में हमारे पास जो इसको हम भक्ति काल बोलते हैं, वह भी एक वंचित वर्ग का अपनी आवाज थे लोग, रविदास जी हो या जो भी लोग हैं, वो वंचित, वो सामाजिक न्याय की बात कर रहे थे। ठीक है कि वो हिंदुओं का राज नहीं था, मुगलों का राज था, लेकिन वो भी एक सामाजिक वंचित वर्ग की बात कर रहे थे। हम यहां तक देखें तो धर्मांतरण इस्लामिक स्टेट के भीतर कम हुआ है। अगर इस्लामिक जो हमारे जो राज थे उसमें धर्मांतरण जो हुआ भी है, वो सुविधाभोगी वर्ग ने वो अपना धर्म परिवर्तन किया है, जिसको हम अपर कास्ट कह सकते हैं अलग अलग राज्यों में जो उनकी। लेकिन जो माइनॉरिटीज के भीतर ओबीसी और दलित का कन्वर्जन है, वो कब हो रहा है ज्यादा? वो हो रहा है अंग्रेजों के राज में। इस बात को ठीक से डेटा को देखिए, क्यों हो रहा था? मुसलमान तो सत्ता से बाहर चले गए थे, क्योंकि जो क्रिश्चियनिटी, उनको भी मुफीद था कि कुछ लोग क्रिश्चियन भी बन जाएंगे, कुछ बौद्ध भी बनेंगे, लेकिन उसमें बनते ज्यादातर माइनॉरिटी मुस्लिम ज्यादा बनते हैं। एक पर्टिकुलर एक जो गद्दी कम्युनिटी जो उनका, अगर हम पीछे जाए इतिहास में तो यादों से वो बने हैं लोग, वो 100 साल पहले का इतिहास है। वो शुरुआती मुगलों के काल में वो नहीं बने हैं लोग, अंग्रेजों के काल में बने। एक था हमारे धर्म के भीतर छुआछूत की, एक बार जब आप दूसरे से कम्युनिटी, दूसरे धर्म से जब अपना संबंध जोड़ते हैं, जो कामकाजी संबंध, व्यवसायिक संबंध, तो लोग उसको छूत में निकाल देते थे, फिर आदमी उसी में रह जाता था। लेकिन अब हम एक डेमोक्रेटिक स्टेट में हैं, अब वोट से तय होगी सरकारें, और एकदम इंडिविजुअल वोट। असंतुष्ट जो हैं, हमको जिस तरीके से तेजी से सामाजिक न्याय के लोगों को ध्यान रखना होगा कि कैसे हम उनके साथ न्याय करें। न्याय क्या है? रिप्रेजेंटेशन आरक्षण का मूल आधार है। वो 50 है, 52 है, 55 है, बढ़ते बढ़ते मान लीजिए बिहार में हम 65 और दक्षिण भारत में 70-75, जितना जाए हो सकता है। एक दौर आ जाए 10 साल 15 साल में कि 100 का 100 भी हो जाए, इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि हम लोग जिस दिशा में हो ही जाएगा। लेकिन जो बचे 98%, उनके लिए न्याय की क्या व्यवस्था होगी? वो 98% लोगों के लिए वो न्याय है आर्थिक विषमता को समाप्त करना। दुखद विषय है कि अभी हमारे विमर्श में आर्थिक विषमता पर कोई भी रिसर्च नहीं हो रहा है। हम आजाद भारत में जब हम आजादी हासिल कर रहे थे तो देश के 1% लोगों के पास केवल 22% धन था, अमीर लोगों के पास। जो अभी एक अनुमान है कि 70 से 72%, 1% आबादी के पास धन जा चुका है। तो आखिर जबकि इस दौर में जो सरकारें हैं राज्य स्तर पे, उसमें हम बहुत सामाजिक न्याय वाली हमारी सरकारें इस दौर में हमारी पनपी हैं। और या हम केंद्र में भी एक मजबूत, जिसकी चर्चा कर रहे थे कि अटल जी के जमाने में नकली तरीके से 272 या 74 जातियों को हम ओबीसी कैटेगरी में हम डाले हैं, उन जनरल लोगों को। अब वो लोग जो नकली लोग हैं वही अब सत्ता में भी, सत्ता के शीर्ष पर हैं, और उन्हीं लोगों में से किसी और को भविष्य में चुन लिए जाने की संभावना बनी रहेगी। लेकिन चुनने वाले कौन हैं?
साधन जो मुहैया कराने वाले, मेरा ज्यादा नहीं, अब 1 मिनट में खत्म करें, कि जो पूंजी का लोकतंत्रीकरण हमको करना होगा, इसकी एक फार्मूला डिजाइन करना होगा कि हम पूंजी का लोकतंत्रीकरण कैसे होगा। हम उन लोगों तक, वर्ग तक हम जो पैसे हैं, जो संचित निधि, जो हम जिसको कंसोलिडेटेड फंड कहते हैं, वो हमको कैसे वहां तक जाए, एक चिंता का विषय होना चाहिए। विश्वविद्यालय में और छात्रों के बीच में हम लोग बैठे हैं, हम जिन परंपराओं से आए हैं, महात्मा गांधी, जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया, BR अम्बेडकर, हम जिन परंपराओं को लेकर आगे गए हैं वो बहुत ही इंटेलेक्चुअल लोग थे। हम उम्मीद वैसा लॉट तो हमारे पास है ही नहीं पार्लियामेंट में, भूल जा। हम लोग पार्लियामेंट को देखें, 1900 अगर हम कंस्टिट्यूएंट पार्लियामेंट को देख लें जो 600 लोग थे, और हम आज के पार्लियामेंट को देख लें तो डिटोरिएशन का कोई लेवल ही नहीं है, अद्भुत डिटोरिएशन है। और दुखद यह है कि हम लोग तो 4 मेंबर वाले सदस्य हैं, और सबको मालूम है कि पार्लियामेंट संख्या बल से चलता है। समय भी निर्धारण संख्या बल पे, हमारी विद्वत्ता के आधार पे, मेरी योग्यता के आधार पे पार्लियामेंट में बोलने का अधिकार नहीं है। हमारी संख्या बल में जो समय का बंटवारा है वही हमारा आधार होता है। 2 या 3 मिनट राज्यसभा में है तो जस्ट की 250 है तो कुछ ज्यादा समय मिल जाएगा। हम लोग बात को बहुत नाराज होते हैं, खासतौर से हमारे जो समर्थक ग्रुप लोग हैं, वो बिहार में हो या देश में, आप बोलते नहीं या आप कम बोलते हैं, मैंने दोनों ही आरोप। हम लोग को समय मिले तो मैं कहा भी कई बार, मुझे 3 घंटा पार्लियामेंट का 3 दिन समय निर्धारित करो, देश की सरकार को हिलते हुए आप देखिएगा, लेकिन ये कभी नहीं होगा, कभी नहीं होगा, हमारी संख्या नहीं है। तो ये इसलिए हम कहे कि हम लोगों के बीच में, सोशल जस्टिस के बीच में भी नकली लोग हैं, वो बिहार हो या देश हो, और उसकी आड़ में वो तमाम नीतियां हम लागू कर रहे हैं जो हमारी, जिसको कह सकते हैं न्यू इकोनॉमिक रीजिम कहिए, जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी कहिए, या हम अमेरिकी जो मॉडल कह सकते हैं, वो सभी मॉडल क्या बिहार में नहीं है? हम 30 साल से तो हम सामाजिक न्याय, हमारा 15 साल छोड़ दीजिए, 19-20 साल से तो सामाजिक न्याय वाले व्यक्ति हैं। तो हमारी बिगड़ी हुई व्यवस्था के हिस्सेदार हम लोग भी हैं। हमारी तो आइडियोलॉजी भाई, उनको भी कहा गया, कोई डिनाई नहीं कर सकता बैठा हुआ कि वो सामाजिक न्याय के कोर वोटर्स में से या लीडर्स में से नहीं है, लेकिन वो कर तो रहे थे। अन्य राज्य में भी किए होंगे, जिसकी चर्चा राणा साहब ने उत्तर प्रदेश में इंडिकेट किया, 1-2 हो सकता है, हम लोग से भी गलती हुआ, मैं मानता हूँ। वह समाजवादियों के रूप में मैं एक जिम्मेदारी लेने को तैयार हूं कि हम लोगों से भी बहुत सारी गलतियां हुई होंगी, धार्मिक नीतियों में और सामाजिक और आर्थिक नीतियों में हमसे भी गलतियां हुई होंगी। तो ये समेकित रूप से सबको हम लोग को सोचने का अवसर है, और हमारी नई पीढ़ी के लोग इसमें आप सक्रिय रूप से भाग लेने का काम करें। और नीति निर्माण सबसे कठिन क्षेत्र है, मैं बता रहा हूं, बिना डेटा का कोई मतलब नहीं। और राणा साहब ने जिस डेटा को तैयार किया है, असल यही सबसे ताकतवर हथियार है, जिसके जरिए हम कोई भी नीति निर्माण करने के लिए हम खड़ा होंगे। बाकी तो भाषण देने के लिए हम लोग हैं, वो हम लोग, आप 1 लाइन दीजिएगा, 1 आंकड़े दीजिएगा, उसको 100 तरीके से हम बोलेंगे और खुद चौंक जाएंगे, खुद या सदन के भीतर की हम क्या कह रहे हैं। तो एक मैं किताब का फोटोकॉपी भी अनुरोध करूंगा इसी अमल से। मैं इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं सभी लोगों का मैं स्वागत करते हुए और धैर्य से सुनने के लिए, और मैं एकेडमिशियन नहीं हूँ, बहुत साधारण ग्रेजुएट हूँ, ग्रेजुएशन के बाद मुझे टाइम नहीं मिला है पढ़ने के लिए कि मैं और इससे बेहतर कोई बात रख सकूं अपनी बात। मैं उन तमाम विद्वजनों का स्वागत करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूँ।